जनवरी 2018 मुंबई का ब्रैडी हाउस इलाका। पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में हमेशा की तरह भीड़ है। कोई नहीं जानता कि अगले कुछ दिनों में यहाँ से एक ऐसा राज बाहर आने वाला है जो भारत के बैंकिंग इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी साबित होगा। एक हीरा कारोबारी का नाम जो कल तक पार्टियों और फैशन शो की सुर्खियों में था, अब जांच एजेंसियों की फाइलों में दर्ज होने वाला है। नाम है नीरव मोदी। कहानी शुरू होती है दशकों पहले। नीरव मोदी का जन्म एक गुजराती जौहरी परिवार में हुआ। परिवार हीरे और जवाहरात के व्यापार में पीढ़ियों से जुड़ा रहा। नीरव ने कम उम्र में ही अपने मामा मेहुल चौकसी के व्यापार से सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी अलग पहचान बनाई। नीरव मोदी ब्रांड के नाम से लग्जरी ज्वेलरी स्टोर खुलने लगे। मुंबई, दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग। बॉलीवुड और हॉलीवुड की मशहूर हस्तियां उसके गहने पहनने लगी। मीडिया में उसे भारत का नया डायमंड किंग कहा जाने लगा। लेकिन इस चमक के पीछे एक अलग कहानी चल रही थी। सन 2011 से पंजाब नेशनल बैंक की उसी ब्रैडी हाउस शाखा में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी भनक बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों तक को नहीं थी। बैंकिंग की दुनिया में एक दस्तावेज होता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU। ये एक तरह की गारंटी होती है जिसके जरिए एक बैंक दूसरे बैंक को भरोसा दिलाता है कि अगर उसका ग्राहक कर्ज नहीं चुका पाया तो जारी करने वाला बैंक जिम्मेदारी लेगा। सामान्यतः हर LOU बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम में दर्ज होता है ताकि हर लेन देन का हिसाब रहे। लेकिन ब्रैडी हाउस शाखा में एक डिप्टी मैनेजर था, गोकुलनाथ शेट्टी। उसके पास स्विफ्ट सिस्टम की पहुंच थी जिसके जरिए बैंक विदेशों में सीधे मैसेज भेज सकते हैं। शेट्टी ने नीरव मोदी की कंपनियों के लिए फर्जी LOU जारी करना शुरू किया, बिना कोर बैंकिंग सिस्टम में एंट्री किए। मतलब यह गारंटियां बैंक के आधिकारिक रिकॉर्ड में कहीं दर्ज ही नहीं होती थी। यह पूरी तरह अदृश्य धोखाधड़ी थी। इन फर्जी LOU के आधार पर विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाएं जैसे इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक की हांगकांग शाखाएं नीरव मोदी की कंपनियों को करोड़ों डॉलर का कर्ज देती रही। यह पैसा कभी हीरे के व्यापार में असल में निवेश नहीं हुआ, बल्कि पुराने कर्ज चुकाने और नए फर्जी लेन देन में इस्तेमाल होता रहा। यह वही तरीका था जिसे बाद में जांच एजेंसियों ने सर्कुलर ट्रेडिंग और लोन का चक्रव्यूह कहा। 7 साल तक यह खेल बिना किसी रुकावट के चलता रहा। हर बार जब पुराना LOU खत्म होने वाला होता, एक नया जारी कर दिया जाता। शेट्टी रिटायर होने वाला था, तभी एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। मई 2017 में शेट्टी रिटायर हुआ। उसकी जगह नए अधिकारी आए। नीरव मोदी की कंपनियों ने फिर से नए LOU की मांग, लेकिन इस बार बैंक ने पहली शर्त रखी, 100% कैश मार्जिन। पहले कभी ऐसी मांग नहीं की गई। कंपनी के प्रतिनिधियों ने एतराज जताया, कहा कि पिछले सालों से बिना कैश मार्जिन के ही LOU मिलते रहे हैं। नए अधिकारियों ने जब रिकॉर्ड खंगाला तो हैरान रह गए। कोर बैंकिंग सिस्टम में इन ट्रांजैक्शनों का कोई निशान ही नहीं था। यही से जांच की पहली परत खुली। जनवरी 2018 में बैंक ने आंतरिक ऑडिट शुरू किया। जो आंकड़े सामने आए उन्होंने बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन को हिला दिया। शुरुआती अनुमान था करीब 280 करोड़ रुपए का, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी यह आंकड़ा बढ़ता गया। 2000 करोड़, फिर 6000 करोड़ और अंततः लगभग 14,000 करोड़ रुपए, यानी उस समय के हिसाब से करीब 2 अरब डॉलर। ये भारत के बैंकिंग इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी धोखाधड़ी। 29 जनवरी 2018 को पंजाब नेशनल बैंक ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन जब तक यह खबर आधिकारिक तौर पर बाहर आई, नीरव मोदी और उसका परिवार भारत छोड़। जनवरी के पहले हफ्ते में ही बैंक की शिकायत सार्वजनिक होने से पहले वे देश से बाहर निकल गए। ये टाइमिंग खुद एक बड़ा सवाल बन गई। क्या उन्हें पहले से भनक लग चुकी थी? 31 जनवरी 2018 को CBI ने औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज की। कुछ ही दिनों में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED भी मामले में कूद पड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। मुंबई, दिल्ली और सूरत में एक साथ छापे मारे गए। नीरव मोदी की कंपनियों के दफ्तर सील किए गए। ज्वेलरी, हीरे, पेंटिंग्स और लग्जरी गाड़ियां जब्त की जाने लगी। देश भर में गुस्सा फूट पड़ा। आम जनता के लिए यह सिर्फ एक कॉर्पोरेट धोखाधड़ी नहीं थी। यह सवाल था कि जिस बैंकिंग सिस्टम पर करोड़ों भारतीय भरोसा करते हैं, वह इतने सालों तक एक इतनी बड़ी धोखाधड़ी को कैसे नहीं पकड़ पाया। संसद में हंगामा हुआ। रिजर्व बैंक की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे। पंजाब नेशनल बैंक के शेयर धड़ाम से गिरे। निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए डूब गए। इस बीच नीरव मोदी लंदन में शरण ले चुका था। भारत सरकार ने उसका पासपोर्ट रद्द किया। इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी करवाया। फरवरी 2018 में ही एक वीडियो सामने आया जिसमें नीरव मोदी ने कर्ज चुकाने की बात कही, लेकिन तब तक भरोसे का हर धागा टूट चुका था। उसके मामा और साझेदार मेहुल चौकसी भी भारत छोड़कर एंटीगुआ पहुंच गए, जहां उन्होंने वहां की नागरिकता पहले ही हासिल कर ली थी। दोनों पर अलग अलग लेकिन जुड़े हुए आरोप लगे। अगस्त 2018 में भारत सरकार ने नीरव मोदी को
औपचारिक रूप से भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया। एक नए कानून के तहत यह पहला बड़ा मामला था। उसकी संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन असली लड़ाई अब लंदन में शुरू होने वाली थी। मार्च 2019 में ब्रिटिश पुलिस ने नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया। उसे जमानत नहीं मिली और तब से वह लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। यहीं से शुरू हुई प्रत्यर्पण की एक लंबी थकाने वाली कानूनी लड़ाई जो 7 साल तक खिंचती चली गई। भारत की सीबीआई और ईडी ने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सबूत पेश किए। फर्जी एलओयू के दस्तावेज, शेल कंपनियों का जाल और पैसों की आवाजाही के सबूत। फरवरी 2021 में ब्रिटिश अदालत ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। नीरव मोदी का प्रत्यर्पण मंजूर किया गया। उसी साल तत्कालीन गृह सचिव प्रीति पटेल ने भी इस आदेश को मंजूरी दी, लेकिन नीरव मोदी की टीम ने हार नहीं मानी। अपील दर अपील का सिलसिला शुरू हुआ। नवंबर 2022 में लंदन की एक अदालत ने उसकी अपील खारिज कर दी। नीरव मोदी के वकीलों ने दलील दी कि भारत में उसे आत्महत्या का खतरा है, कि जेल की स्थितियां मानवाधिकारों के अनुरूप नहीं है। भारत सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल के एक विशेष बैरक में रखा जाएगा, जहां चिकित्सा और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो। अदालतें एक एक करके इन दलीलों को खारिज करती गई। 2026 की शुरुआत में नीरव मोदी ने एक आखिरी दांव खेला। उसने एक अन्य मामले रक्षा बिचौलिए संजय भंडारी के केस का हवाला दिया, जिसमें अदालत ने यातना के खतरे के आधार पर प्रत्यर्पण रोका था। मार्च 2026 में लंदन हाई कोर्ट ने यह याचिका भी खारिज कर दी, ये कहते हुए कि उसकी परिस्थितियां असाधारण नहीं है। आखिरी उम्मीद बची थी यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी ECHR। अप्रैल 2026 में नीरव मोदी ने वहां याचिका दायर की, लेकिन जुलाई 2026 की शुरुआत में यह याचिका भी खारिज हो गई। 7 साल की कानूनी लड़ाई का हर रास्ता अब बंद हो चुका था। ब्रिटेन सरकार ने प्रत्यर्पण की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कर दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी पुष्टि की कि बाकी बची कानूनी औपचारिकताएं पूरी होते ही उसे भारत सौंप दिया जाएगा। इस बीच एक और मोर्चे पर भी नीरव मोदी को झटका लगा। बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े एक अलग वित्तीय विवाद में लंदन की अदालत ने उसे करीब 100 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया। यह रकम एक दुबई स्थित कंपनी के लिए दी गई व्यक्तिगत गारंटी से जुड़ी थी। अब सवाल यह नहीं रहा कि नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा या नहीं। सवाल सिर्फ इतना है, कब। प्रत्यर्पण की तारीख आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की जाती। सुरक्षा कारणों से यह प्रक्रिया गोपनीय रखी जाती है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक भारत गृह मंत्रालय और ब्रिटेन के होम ऑफिस के बीच अब यह सिर्फ प्रशासनिक औपचारिकता भर रह गई। भारत पहुंचने पर नीरव मोदी को सीबीआई और ईडी दोनों के मामलों का सामना करना होगा। धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोपों पर मुकदमा चले। उसकी सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां, गहने, पेंटिंग्स, विदेशी बैंक खाते पहले ही जब्त की जा चुकी है और नीलाम की जा रही है, ताकि पीड़ित बैंक को आंशिक भरपाई मिल सके। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के लालच की नहीं है, ये उस व्यवस्था की भी कहानी है जिसमें एक अकेला बैंक अधिकारी 7 साल तक बिना किसी निगरानी के हजारों करोड़ रुपए का फर्जी कारोबार चला सकता था। इस घोटाले के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने स्विफ्ट सिस्टम को कोर बैंकिंग सिस्टम से अनिवार्य रूप से जोड़ने का आदेश दिया, ताकि भविष्य में कोई भी लेन देन बिना रिकॉर्ड के न हो सके। बैंकिंग निगरानी के नियम सख्त किए गए। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम जैसे कानून इसी घोटाले की छाया में मजबूत हुए। नीरव मोदी की चमकती दुनिया, फैशन शो, हॉलीवुड सितारे, अरबों के हीरे आज एक लंदन की जेल की एक छोटी कोठरी में सिमट चुकी है। जो आदमी कभी दुनिया भर की रेड कारपेट पर चमकता था, अब 7 साल से एक ही सेल की 4 दीवारों के भीतर अपने आखिरी कानूनी विकल्प के खत्म होने का इंतजार कर चुका है। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, कोई भी सिस्टम, चाहे वह कितना भी बड़ा और भरोसेमंद क्यों न हो, अगर निगरानी में एक भी दरार रह जाए तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। और यह भी कि न्याय भले ही सालों ले ले, लेकिन अंततः कानून का शिकंजा कसता जरूर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भारत के ऐसे ही छुपे हुए सच और अनसुनी घटनाओं की अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।